ओटीपी की 3 आज कौन सी स्टोरी है जान लीजिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे E20 पेट्रोल को लेकर। आईआईटी कानपुर ने जो रिसर्च किया है उसका रिजल्ट क्या रहा। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे ट्रम्प का हॉर्मुज टैक्स और तेल से लेकर क्या एलपीजी एक बार फिर सब महंगा होने वाला है। जी हाँ, तीसरी स्टोरी होगी जापान की नई खुफिया एजेंसी चीन के लिए कैसे खतरे की घंटी और चीन सख्ते में कैसे आ गया। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपने भी सोशल मीडिया पर ये बातें सुनी हैं कि E20 पेट्रोल डालते ही इंजन खराब हो गया या हो जाएगा, माइलेज गिर जाएगा और गाड़ी की मेंटेनेंस और बढ़ जाएगी, यानी कि जो खर्चा है कुल मिलाकर हर तरफ से आपको करना पड़ेगा। अगर हाँ, तो अब इस बहस में एक बड़ी रिसर्च सामने आई है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने दरअसल E20 पेट्रोल को लेकर ऐसे दावे किए, जांच की और जो निष्कर्ष सामने आया सोशल मीडिया पर फैल रही है कई अफवाहों से बिल्कुल अलग बताई जा रही है। तो क्या सच में E20 पेट्रोल सुरक्षित है? देखिए, क्या पुरानी गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये वो सवाल है जो सबके जहन में, और फिर इसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। इनसाइड स्टोरी क्या है रिसर्च की। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है लगातार। ये तो जानते ही हैं आप। E20 पेट्रोल का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिश्रण। ये रट गए होंगे अब आप। देखिए, सरकार का ये मानना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की इससे जाहिर सी बात है बचत होगी और किसानों को एथेनॉल उत्पाद के जरिए नई आय का स्रोत मिलेगा और प्रदूषण बेस से कम होगा। लेकिन जैसे जैसे E20 पेट्रोल देश भर में उपलब्ध होने लगा, वैसे वैसे इसे लेकर के कई तरीके की आशंकाएं भी सामने आने लगी थी। आपने भी सुन लिया होगा अब तक। तो सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा किया गया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन जल्दी लोगों के खराब हो जा रहे हैं। इस तरीके के दावे भी किए गए। रबर और फ्यूल लाइन जैसे पार्ट्स तेजी से घिस रहे हैं और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया है। खास करके 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों ने चिंता जताई थी इस बात को लेकर कि उनकी गाड़ियां E20 के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी। और यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे ने एक बड़ा राजनीतिक और सार्वजनिक विवाद भी ले लिया था। हर तरफ चौतरफा बहस हो रही। लेकिन अब इस पूरे विवाद के बीच में आईआईटी कानपुर की इंजन रिसर्च लैब, यानी कि इंजन रिसर्च लैबोरेटरी ERL के नाम से जो जानते हैं, इसकी रिसर्च ने नई तस्वीर लोगों के सामने पेश कर दी है। दरअसल ERL के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं, जिनके अनुसार उनके रिसर्च में E20 पेट्रोल से ना तो कोई गाड़ी और ना ही पुरानी गाड़ियों के इंजन पर कोई बड़ा नकारात्मक असर देखने को मिला है। ये रिसर्च इनकी बताती है। और इतना ही नहीं, ये भी माइलेज को लेकर कह रहे हैं, माइलेज में भी ऐसी कोई गंभीर अंतर सामने नहीं देखने को मिला जिससे आम वाहन मालिकों को चिंता करने की जरूरत है। ये दो बड़ी बातें जो कंसर्न थे वो रिसर्च में साफ है। रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि लोगों को सोशल मीडिया पर चल रही जो बातें हैं उस पर और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर वाहन निर्माता ने E20 के इस्तेमाल की अनुमति दी है और वो वाहन यानी कि गाड़ी के यूजर मैनुअल में इसे एक्सेप्ट किया गया है, तो फिर सामान्य परिस्थितियों में बिना किसी अनावश्यक डर के E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अफवाह पर मत जाइए। अब आईआईटी कानपुर की ये रिसर्च सिर्फ E20 तक सीमित नहीं है। संस्था के प्रसिद्ध ऑटोमोटिव विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं अविनाश कुमार अग्रवाल। उनके निर्देशन में एथेनॉल आधारित ईंधनों पर लंबे समय से रिसर्च यहाँ पर की जा रही थी और लैब में E85 फ्यूल यानी कि 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल वाले ईंधन पर भी सफल शोध किया गया। हालांकि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि E85 के लिए सामान्य इंजन पर्याप्त नहीं होता है, ये बताया गया, और इसके लिए विशेष इंजन, अलग फ्यूल सिस्टम होता है, विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता होती है और इसीलिए मौजूदा समय में आम उपभोक्ताओं के लिए E20 सबसे व्यवहारिक विकल्प माना जा रहा है, जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इस वक्त। तो फिर अब ये सवाल उठता है कि अगर आईआईटी की रिसर्च इस चीज को यानी कि इसे पूरा सुरक्षित बता रही है, तो विरोध देश भर में क्यों हो रहा है? दरअसल विरोध करने वालों का ये कहना है कि देश में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसी पेट्रोल गाड़ियां उपलब्ध हैं या लोगों के पास है जो 2023 से पहले बनी हैं। कई वाहन मालिकों का यह भी दावा है कि E20 इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज घटा है और ये चिंता की बात है इनके लिए। इंजन की आवाज बढ़ी या मेंटेनेंस खर्च इससे बढ़ गया। हालांकि ये जो दावे हैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आधारित हैं और हर वाहन या हर मॉडल पर एक जैसा ये लागू भी नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी राय है और इसी वजह से इस विषय पर बहस लगातार इस देश भर में जारी है। ये मुद्दा अब राजनीति
तक भी पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख दी। इस पूरे मुद्दे को देखते हुए अनुरोध किया इसके माध्यम से कि जिन वाहनों को E20 के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया, उनके लिए इस नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए जो नीति थोपी गई। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाए, यानी 100% पेट्रोल चाहते हैं तो वो आपको मिलना चाहिए, ताकि वाहन मालिक अपनी जरूरत और वाहन की क्षमता के अनुसार ईंधन चुन सके। साथ ही उन्होंने E20 पेट्रोल की जो कीमत है कम करने की भी मांग की है, क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा है। अब विशेषज्ञों की ये सलाह है कि किसी भी वाहन मालिक को सबसे पहले अपने वाहन की यूजर मैनुअल उसको देखना चाहिए। अगर वाहन निर्माता E20 के इस्तेमाल की अनुमति देता है तो फिर इसे लेकर के घबराने की कोई जरूरत नहीं, अफवाह पर ध्यान मत दें आप। साथ ही यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका पालन आप करते रहिए, जरा ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं, कल्पना कीजिए आप अगर दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई वाली समुद्री सड़क पर अचानक टोल टैक्स लग जाए, और वो भी 1-2-5% नहीं 20% का। सिर्फ जहाज नहीं, उस पर लदे हर कार्गो पर चार्ज वसूला जाए। इसका असर सिर्फ तेल कंपनियों पर नहीं बल्कि आपकी जेब पर सीधा पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, LPG, हवाई टिकट, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा का सामान सब कुछ महंगा हो सकता है। ऑलरेडी महंगा है और महंगा होगा। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई ऐसा कर सकता है? क्या भारत को भी ये टैक्स देना ही पड़ेगा? और अगर देना पड़ा तो फिर इसका असर आपकी हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा होगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी, क्योंकि ट्रंप ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है, और बयान ही नहीं दिया है, इम्प्लीमेंट होगा। दुनिया इस समय पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ते तनाव से जूझ रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान इस वक्त कर दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर अपनी ओर खींच लिया। ट्रंप का साफ ये कहना है कि अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा करता है, इसीलिए वहां से गुजरने वाली सभी कॉमर्शियल जहाजों को सुरक्षा शुल्क यानी कि एक तरह का 20% हॉर्मुज़ टोल टैक्स देना ही होगा। अब ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को फिर से लागू करेगा, और इस रणनीतिक समुद्री रास्ते की सुरक्षा की कीमत अब दुनिया को चुकानी होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब तक आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी, लेकिन डिटेल्स आपको हम देने जा रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग है। दुनिया में समुद्र के रास्ते होने वाले कच्चे तेल का जो खासकर व्यापार है उसका लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है, जिसमें सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल और गैस दुनिया भर में इसी रास्ते से पहुंचता है। इसीलिए इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन कहा जाता है। अगर इस रास्ते पर तनाव सोचिए और बढ़ गया, आवाजाही महंगी होती है, तो उसका असर सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगेगा। इस वक्त भी दिख रहा है। अब अमेरिका का दावा है कि अगर ईरान की मिसाइलों और नौसैनिक गतिविधियों इस रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी नौसेना निभा रही है, उसमें इंटरप्शन पैदा करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका खर्च भी जहाज और उन देशों को उठाना चाहिए जो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रंप ने कहा है। इस सोच के तहत उन्होंने 20% सुरक्षा शुल्क लगाने की बात कही है कि जो यहाँ पर नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई ऐसे होगी। अब सवाल ये भी है कि भारत को क्या टैक्स देना पड़ेगा, वो भी कितना? अगर ट्रंप की ये योजना अगर लागू होती है मान लीजिए, तो हॉर्मुज़ से गुजरने वाली सभी कमर्शियल जहाजों पर ये शुल्क लगाया जाता है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें करीब 40% कच्चा तेल है, 60% LNG है और लगभग 90% LPG हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर के भारत पहुंचता है भारत में। यानी भारत की ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर है। इसे जो आंकड़े मैंने दिए स्पष्ट हो गया होगा आपको। अगर जहाजों को 20% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा तो फिर सबसे पहले शिपिंग कंपनियों की लागत एकदम रॉकेट की तरह आसमान छुएगी। इसके साथ ही युद्ध जैसी स्थिति में बीमा कंपनियां भी समुद्री बीमा का प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। नतीजा ये होगा कि तेल भारत तक पहुंचने की कुल लागत में बढ़ोतरी होगी। अब रिफाइनरियों को महंगा कच्चा तेल मिलेगा तो उसका असर पेट्रोल, डीजल, LPG और दूसरे ईंधनों की कीमतों पर सीधे तौर पे पड़ेगा, क्योंकि वहां से ये महंगा ही आ रहा है। लेकिन असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित यहाँ तो नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन से बहुत चीजें होती हैं। भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा, इससे व्यापार संतुलन पर दबाव सीधा पड़ेगा। चालू खाता ये आपको बता दें कि बढ़ सकता है, घट सकता है और रुपए पर दबाव पड़ सकता है। अगर रुपया कमजोर होता है तो फिर बाकी आयात भी यहाँ महंगे पड़ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी। धीरे धीरे खाद्य पदार्थों से लेकर के रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं जो हम आप इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत प्रभावित हो सकती है। यानी ऊर्जा संकट धीरे धीरे महंगाई के बड़े संकट में बदल सकता है।
अब तक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ऊर्जा पर निर्भर उद्योगों की बात करें, जैसे स्टील, सीमेंट, केमिकल, एविएशन, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की उत्पादन लागत भी जाहिर सी बातें बढ़ जाएगी और इससे कंपनियों का खर्च बढ़ेगा और कई मामलों में उसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है। यानी कि ये सिर्फ तेल का मामला तक नहीं रहा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर असर ये डाल सकता है ट्रंप की तरफ से, जो ये बड़ी बात कही गई। ये चिंता इसलिए भी बढ़ा देती है क्योंकि हाल के महीनों में महंगाई पहले से आपने देखा है दबाव में है। अगर ऊर्जा आयात और महंगा होता है तो महंगाई को नियंत्रित रखना सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में महंगाई विस्फोट होगा। हालांकि इस बार भारत की स्थिति पहले जैसी खराब नहीं है या पहले जैसी नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति में बड़ा बदलाव किया या कोशिश अब भी जारी है। पहले जहां खाड़ी देशों पर निर्भरता ज्यादा थी, वहीं अब भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। इसके अलावा देखिए, अमेरिका, ब्राजील, पश्चिम अफ्रीका और यूआना और वेनेजुएला जैसे नए स्रोतों से भी तेल आयात बढ़ा दिया गया है। सरकार घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने पर भी इस वक्त काम कर रही है और यही वजह है कि किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर भारत के पास पहले की तुलना में अब ज्यादा विकल्प मौजूद हैं। पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस भी हैं। इसके बावजूद ये भी एक सच है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का महत्व कभी भी कम नहीं हुआ। दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा आज भी इस रास्ते से गुजरता है। इसीलिए अगर वहां लंबे समय तक और तनाव इसी तरीके से बना रहा है या परिवहन लागत लगातार बढ़ता ही रहा, तो भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देश, तेल आयातक देशों को इसका आर्थिक असर झेलना पड़ सकता है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। चलिए दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान अपने सुरक्षा ढांचे में ऐसा बदलाव करने जा रहा है जिससे उसके आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया क्रांति इसे मानी जा रही है। करीब 80 साल तक जापान के पास अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की M16 या भारत की रॉ जैसी कोई केंद्रीकृत विदेश खुफिया एजेंसी थी नहीं। लेकिन अब प्रधानमंत्री तकाची की सरकार एक नए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है और खास बात यहाँ ये है कि इस मिशन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे सहयोगी देश तकनीक हो, प्रशिक्षण हो या फिर रणनीतिक सलाह देकर के जापान की मदद पूरी तरीके से करने पर लगे हैं। अब सवाल यहाँ यही है कि आखिर ऐसा क्या बदल जाएगा कि जापान को 8 दशक बाद इस बड़े फैसले की जरूरत पड़ गई। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की सैन्य और खुफिया क्षमताओं पर कई तरीके की संवैधानिक और राजनीतिक सीमाएं लगा दी गई थी और अमेरिका के नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान की पूरी सुरक्षा और जासूसी व्यवस्था को लगभग मानो खत्म कर दिया गया। इसके बाद देश में रक्षा मंत्रालय, पुलिस, विदेश मंत्रालय और अन्य सरकारी विभाग अलग अलग स्तर पर सूचनाएं जुटाते रहे। इस तरीके से इनका काम कर रहा था तंत्र, लेकिन कोई ऐसे एजेंसी, केंद्रीय संस्था नहीं बनी जो इन सभी जानकारियों को एक जगह लाकर उनका विश्लेषण करे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार कर पाए। और इसका ये नतीजा हुआ कि जापान का पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम बिखर सा गया। अलग अलग एजेंसियां अक्सर आपस में जानकारी साझा किए बिना काम करती रहीं। पूरा सिस्टम मानो एक तरीके से गड़बड़ा गया। अब बदलते वैश्विक माहौल ने जापान को अपनी सुरक्षा नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया, खास करके इस वक्त की परिस्थितियों ने। देखिए, चीन की बढ़ती सैन्य ताकत, पूर्वी चीन सागर में बढ़ते तनाव, रूस की आक्रामक गतिविधियां, उत्तर कोरिया का लगातार मिसाइल परीक्षण और साइबर हमलों के बढ़ते खतरे ने जापान की चिंता और बढ़ा दी। इसके अलावा विदेशी दुष्प्रचार, यानी कि यहाँ आपने देखा होगा किस तरीके से औद्योगिक जासूसी भी जापान के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है और इसी वजह से प्रधानमंत्री जो जापान के हैं उनका ये मानना है कि अब केवल पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था से यहाँ काम नहीं चलने वाला, बल्कि एक ऐसी आधुनिक खुफिया एजेंसी की यहाँ जरूरत है जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी को इकट्ठा करे और एक तरीके से इसे संभाल सके, एक जगह से सारी चीजें संचालित हो। तकाइची सरकार पहले ही जापान की रक्षा नीति में कई बड़े बदलाव कर चुकी है। हथियारों के निर्यात पर लगी कई पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं, रक्षा बजट पहले ही बढ़ा दिया गया और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। अब नई खुफिया एजेंसी इसी व्यापक सुरक्षा सुधार का अलग चरण मानी जा रही है। सरकार ये चाहती है कि सरकारी गोपनीय दस्तावेज, संवेदनशील तकनीक और रणनीतिक जानकारियां विदेशी ताकतों के हाथ में न लगे। साथ ही चीन सहित अन्य देशों की ओर से चलाए जा रहे प्रभाव अभियानों और गलत सूचना फैसले वाले नेटवर्क पर भी प्रभावी निगरानी रखी जा सके। और इसके अलावा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का यहाँ ये कहना है कि हाल के वर्षों में जापानी भाषा में कई ऐसे फर्जी न्यूज पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी सामने देखने को मिले हैं जो देखने में स्थानीय मीडिया जैसे लगते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य गलत जानकारी फैलाना और जनमत को प्रभावित करने जैसा होता है। तो ऐसे अभियानों से निपटने के लिए केवल पुलिस या फिर साइबर विभाग पर्याप्त ऐसे में नहीं होता है। इसीलिए नई एजेंसी साइबर इंटेलिजेंस, डिजिटल निगरानी और साथ में
विदेशी प्रभाव अभियानों पर विशेष फोकस करेगी, जिससे इस पे इसका नियंत्रण बना रहे। इस पूरी योजना में अमेरिका की जो भूमिका है बेहद अहम मानी जा रही है। क्यों दिलचस्पी ले रहा है अमेरिका? देखिए, अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने जापान को साइबर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने, इसके साथ ही औद्योगिक जासूसी रोकने और विदेशी एजेंटों की निगरानी से जुड़े कई सुझाव भी दिए। इसके अलावा जापान में काम करने वाले विदेशी निवेश और संदिग्ध नेटवर्क की जांच व्यवस्था को मजबूत करने पर भी अमेरिकी विशेषज्ञों ने सलाह दी है। जर्मनी की विदेश खुफिया सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी टोक्यो जाकर के अपनी अधिकारियों के साथ दरअसल इंटेलिजेंस शेयरिंग और संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा भी की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच में तालमेल, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और साझा कमांड सिस्टम विकसित करने के अपने अनुभव इन लोगों ने भी साझा किए, क्योंकि देश एक पूरा नया सिस्टम सेट करने जा रहा है। अब वास्तविक एजेंसी लगभग $407 मिलियन यानी कि करीब 3,400 करोड़ रुपए से अधिक के शुरुआती बजट के साथ इस वक्त बनाई जा रही है और उम्मीद ये है कि ये एजेंसी दिसंबर तक अपना काम शुरू कर देगी। और शुरुआती चरण में इसमें सैकड़ों विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर साइबर सुरक्षा विश्लेषक हो गए, डेटा विशेषज्ञ, विदेशी मामलों के अधिकारी और इंटेलिजेंस विशेषज्ञ। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भर्ती के लिए विशेष परीक्षाएं भी आयोजित यहाँ की जाएगी, जिसका आयोजन कैसे होगा, क्या होगा, रणनीति बनाई जा रही है। तो नई एजेंसी का सबसे महत्वपूर्ण काम जापान के पूरे खुफिया तंत्र को एक मंच पर लाना होगा। वर्तमान में पुलिस, सुरक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और बाकी अन्य सरकारी संस्थानों में लगभग 33,000 जो लोग हैं वो अलग अलग स्तर पर खुफिया कार्यों से जुड़े हुए हैं। नई एजेंसी इन सभी के बीच में समन्वय स्थापित करेगी, एक प्लेटफॉर्म पर लाएगी, सूचनाओं का विश्लेषण करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार को समय पर चेतावनी और रणनीतिक सलाह उपलब्ध करा देगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ जापान में एक राष्ट्रीय इंटेलिजेंस काउंसिल भी बनाई जा रही है, जो पूरे सिस्टम का केंद्रीय कमांड सेंटर होगा। तो ये योजना है इनकी। सरकार का अब यहाँ जापान में ये कहना है कि इस एजेंसी का एक बड़ा उद्देश्य साइबर हमलों से देश की रक्षा करना भी है। हाल के वर्षों में देखा होगा, सरकारी नेटवर्क हो, निजी कंपनियां, महत्वपूर्ण जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर साइबर हमलों का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अब इसके अलावा गलत सूचना फैला करके इन नीतियों को प्रभावित करने की भी कोशिश हो रही है, इस पे भी लगाम लगेगी। इसीलिए नई एजेंसी न केवल विदेशी खतरों का आकलन जापान में करेगी, बल्कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करेगी। तो अगर ये जो योजना है जापान में बनाई जा रही है, जो वो सफल होती है, तो फिर जापान की सुरक्षा व्यवस्था में ये पिछले 80 वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव होगा, जो अब तक जापान में सोचा नहीं था। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जापान पहली बार अमेरिका पर अपनी खुफिया निर्भरता को कम कर सकेगा और खुद स्वतंत्र रूप से वैश्विक सुरक्षा जो चुनौतियां हैं उनका आकलन करने की क्षमता विकसित कर लेगा। हालांकि इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए चीन है, रशिया है, उत्तर कोरिया है, निश्चित रूप से इस कदम को अपनी सुरक्षा चिंताओं के नजरिए से देखेंगे। जापान जैसे खुद को प्रोटेक्ट करने में लगा, यानी कि साफ है कि जापान की ये नई सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ एक सरकारी विभाग भर नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति, साइबर युद्ध हो, जासूसी, जो दुष्प्रचार होते हैं, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के दौर में जापान की नई सुरक्षा रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। 80 साल बाद जापान अपने खुफिया तंत्र को एक नए सिरे से खड़ा इस वक्त कर रहा है और इस बार उसके साथ दुनिया की कई बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां भी खड़ी दिखाई दे रही हैं, जिनमें अमेरिका है। सबकी नजरें इसी पर। तो ओटीपी में आज इन 3 मुद्दों पे हमने आपसे बात की है। आप अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए और किन मुद्दों पे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हम उस टॉपिक को उठाएं जिसके सामने हम रिपोर्ट आपके सामने रखें। आज तो हमने बात कर ली थी E20 को लेकर, देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन IIT कानपुर की जो रिसर्च सामने आई है उस पर भी आप लोग ध्यान दें। मतलब सोशल मीडिया पे जितनी भी अफवाहें चल रही हैं उसके बजाय जो तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने रखे जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस पर भी जरा आप लोग ध्यान दें।